बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 3 पौंड का कर। तो 3 पौंड के कर के लिए ये पाठ है बच्चों। तो इसमें मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा पर बात की गई है। तो ये एक मोहनदास करमचंद गांधी की विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? मानवतावादी दृष्टिकोण लोगों में बनाना, देश प्रेम, आत्मसम्मान बढ़ाना, अन्याय के विरुद्ध जागृति, परोपकार, परिश्रम की महत्ता और जागरूकता फैलाना। तो क्या है इस पाठ का? यही उद्देश्य है कि लोगों में इन सब गुणों को बनाना। पाठ प्रवेश सत्य के प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी जी की विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी की विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा है। उनकी आत्मकथा से लिए इस अंश में गिरमिटिया समाज के लिए उनके अविस्मरणीय योगदान का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने तथा हिंसा का सामना अहिंसात्मक ढंग से करने की उनकी कला में उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। तो इसमें क्या है? उन्होंने गिरमिटियों के लिए आवाज उठाई और हिंसा का सामना अहिंसा के साथ किया, तो इसके लिए वो विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। तो आइए देखते हैं अपने पाठ में। उपनिवेशों में पैदा हुए हिंदुस्तानियों और मुहर्रिरों के समाज ने निटाल इंडियन कांग्रेस में प्रवेश कर लिया था, किंतु मजदूरों और गिरमिटिया समाज के लोग अभी उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। ठीक है, कांग्रेस अभी तक उनकी नहीं हो पाई थी। वे लोग चंदा देकर उसमें प्रवेश करके उसे नहीं अपना बना सकते थे। तो क्या था? वे लोग चंदा देकर भी उसमें प्रवेश करके उसे नहीं अपना सकते थे। मजदूरों और गिरमिटिया समाज में कांग्रेस के प्रति प्रेम भाव तो तभी जागेगा जब कांग्रेस उनकी सेवा करे। ऐसा प्रसंग खुद ही आया, और वह भी ऐसे समय में जब मैं और कांग्रेस उसके लिए शायद ही तैयार थे। मैंने मुश्किल से 2-4 माह पूर्व ही वकालत शुरू की थी। कांग्रेस भी बचपन में ही थी कि एक दिन बालासुंदरम नामक एक मद्रासी हिंदुस्तानी हाथ में साफा लिए रोता हुआ मेरे समक्ष आ खड़ा हुआ। तो एक दिन क्या हुआ? बालासुंदरम नामक एक मद्रासी हिंदुस्तानी जो था वो रोता हुआ साफा हाथ में लेता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ। अपने फटे हुए कपड़ों में वह थर-थर कांप रहा था। आगे के 2 दांत टूटे हुए थे और मुख से खून बह रहा था। तो क्या था? वो बहुत ही बेकार अवस्था में था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और क्या था? उसके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे और उनमें से खून बह रहा था। उसके मालिक ने उसे बहुत ही बुरी तरह मारा था। किसी बात पर उसका मालिक इतना क्रोधित हो गया कि अपना आपा खो बैठा और उसने बालासुंदरम की जमकर पिटाई कर डाली, जिससे बालासुंदरम के 2 दांत टूट गए। उसने क्या किया कि वो किसी भी बात पर क्रोधित हो गया और उसने अपना आपा खो दिया और उसने बालासुंदरम की जमकर पिटाई की और बालासुंदरम के आगे के 2 दांत टूट गए। तो क्या था कि वो जो बालासुंदरम का मालिक था वो बहुत ही क्रोधित था। उन दिनों गोरे डॉक्टर ही मिला करते थे। मैंने बालासुंदरम को डॉक्टर के यहाँ भेजा क्योंकि मुझे उसके लिए चोट संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। जैसे ही मुझे प्रमाण पत्र मिला, मैं बालासुंदरम को मजिस्ट्रेट के पास ले गया। तो उन दिनों में क्या अंग्रेज लोग डॉक्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने उन्हीं के पास बालासुंदरम को भेजा क्योंकि उन्हें उसकी चोट का प्रमाण चाहिए था। तो प्रमाण पत्र मिलते ही वो उसे मजिस्ट्रेट ऑफिस में ले गए। वहाँ बालासुंदरम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे पढ़ने पर मजिस्ट्रेट ने मालिक पर क्रोधित होकर उसके नाम सम्मन जारी करने का आदेश किया। क्या था? जैसे ही वो प्रमाण पत्र जारी किया गया तो मजिस्ट्रेट ऑफिस में, तो वहाँ पर उन्होंने उसके मालिक को क्या था, उसके मालिक पर को क्रोधित होकर उसके नाम सम्मन आदेश जो था वो जारी कर दिया। मेरा मकसद बालासुंदरम को उसके मालिक के चंगुल से छुड़ाना था, न कि उसके मालिक को सजा दिलवाना। तो यहाँ पर उनका मकसद जो था मेन, वो उसके मालिक से छुड़ाना था, न कि उसको सजा दिलवाना था। गिरमिटियों से जुड़े कानून की छानबीन करने पर पता चला कि यदि साधारण नौकर नौकरी छोड़ता है तो मालिक उसके विरुद्ध दीवानी मुकदमा दायर कर सकता था, परंतु उसे फौजदारी में नहीं ले सकता था। अब जब उन्होंने गिरमिटियों से जुड़े इस कानून के बारे में छानबीन की तो उन्हें पता चला कि यदि कोई नौकर अपने मालिक की नौकरी छोड़ता है तो मालिक उसके खिलाफ क्या है, दीवानी मुकदमा कर सकता है, उसे फौजदारी में नहीं ले सकता था। ठीक है, गिरमिट और साधारण नौकरी में अंतर काफी था, पर विशेष तौर पर अंतर यह था कि यदि गिरमिट या मालिक को छोड़ दे तो उसका गुनाह फौजदारी माना जाता था और दंड स्वरूप उसे क्या भुगतान
भुगतानी होती थी। इसी कारण वह सर विलियम हंटर उसे गुलामी जैसी स्थिति मानते थे। लेकिन अगर कोई नौकर अपने मालिक की नौकरी छोड़ दे तो इस कारण क्या था कि ये उनको उनका गुनाह फौजदारी माना जाता था और इसके लिए उन्हें दंड स्वरूप कैद दी जाती थी, और इसीलिए सर विलियम हंटर इसे गुलामी की स्थिति ही माना करते थे। गिरमिटिया गुलाम की ही भांति मालिक की मिल्कियत माना जाता था। मेरे समक्ष बालासुंदरम को छुड़ाने के दो मार्ग थे। यहाँ पर उनके सामने बालासुंदरम को छुड़ाने की केवल दो मार्ग थे। पहला मार्ग यह है कि कानूनी दृष्टि से उनका रक्षक कहलाने वाला गिरमिटिया के लिए नियुक्त अधिकारी उसका गिरमिट रद्द कर दे या किसी दूसरे के नाम लिखा दे, या दूसरा मालिक स्वयं उसे छोड़ने को तैयार हो जाए। तो उनका क्या मकसद क्या था कि उसका जो मालिक था वो या तो खुद चेंज हो जाए, खुद अपने नाम से किसी को, हम खुद अपनी जगह किसी दूसरे का नाम लिख दे, या फिर क्या है कि उसकी जगह किसी दूसरे अधिकारी को नियुक्त किया जाए। मैंने उसके मालिक से मिलकर कहा, मैं आपको सजा दिलवाना नहीं चाहता। जैसा कि आप जानते हैं बालासुंदरम को बुरी तरह पीटा गया है। यदि आप इसका गिरमिट किसी अन्य के नाम लिखने के लिए रजामंद हो जाएं तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो उन्होंने उसके मालिक से मिलकर कहा कि मैं आपको सजा नहीं दिलवाना चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि बालासुंदरम को किस तरह से पीटा गया है, तो बस मैं यही चाहता हूँ कि गिरमिट का नाम किसी अन्य के नाम पर लिखवा दिया जाए, तो उन्हें बहुत ही संतुष्टि मिलेगी। मालिक से सहमति मिलने पर मैं नियुक्त अधिकारी से मिला। अधिकारी ने सहमति देते हुए बालासुंदरम के लिए नया मालिक खोज देने को कहा। हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूर नहीं रख सकते थे, अतः मुझे नया अंग्रेज मालिक खोजना था। अपनी जान पहचान के अंग्रेजों में से एक अंग्रेज ऐसा मिल ही गया जिसने बालासुंदरम को रखना स्वीकार कर लिया। मैंने उसकी दयालुता पर आभार प्रकट किया। मजिस्ट्रेट ने मालिक को दोषी मानकर लिखा कि उसने बालासुंदरम का गिरमिट दूसरे के नाम लिखना स्वीकार कर लिया है। बालासुंदरम से जुड़ी घटना समस्त गिरमिटिया समाज में फैल गई। उन लोगों ने मुझे अपना आत्मीय मान लिया। अब ये बालासुंदरम से जुड़ी घटना जितने भी गिरमिटिया थे सभी में फैल गई और सबने उन्हें अपना आत्मीय मान लिया। सबको लगा कि ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। इस बात से मुझे प्रसन्नता हुई। अब तो मेरे कार्यालय में गिरमिटियों का तांता सा लग गया और मुझे उनके विषय में जानना आसान हो गया। अब क्या था, जितने भी गिरमिटिया थे उनके ऑफिस में चक्कर लगाते रहे, आने जाने लगे, तो इससे उनको उनके विषय में जानना और भी आसान हो गया था। जैसा कि पहले लिख चुका हूँ, बालासुंदरम अपना साफा उतार कर उसे अपने हाथ में लिए मेरे पास आया। इस घटना में अत्यंत करुणा और अपनापन मिश्रित था। जब भी गिरमिटिया या हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज के घर जाते तो उसके सम्मान में पगड़ी, टोपी या बंधा हुआ साफा उतार देते थे। तो जब भी कोई गिरमिटिया या फिर हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज के घर में जाते थे तो उसके सम्मान में वो क्या करते थे, अपनी टोपी या फिर साफा उतारकर हाथ में रख लेते थे। मात्र दोनों हाथों से सलाम करना पर्याप्त नहीं था। शायद इसी कारण बालासुंदरम मेरे सामने इस प्रकार उपस्थित हुआ। मैं थोड़ा शर्माया। मैंने उसे साफा बांधने को कहा। अत्यंत संकोच के बाद उसे साफा बांधा, किंतु इस दौरान उसके हृदय की प्रसन्नता को मैंने अनुभव कर लिया था। वो क्या था कि वो यही देख रहे थे कि उसने अपना साफा नहीं बांधा, तो उन्होंने क्या था उनसे कहा कि तुम अपना साफा बांधो। तो उसने बड़े संकोच के बाद उसने फिर वो साफा बांधा। मैं इस पहेली को हल करने में आज भी स्वयं को असमर्थ पाता हूँ कि दूसरों को अपमानित करके लोग खुद को सम्मानित कैसे समझ सकते हैं। तो वे आज भी इस पहेली को समझ नहीं पाए हैं आज तक भी कि दूसरों को अपमानित करके आप अपना सम्मान कैसे करा सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप किसी को अपमानित करके अपना सम्मान कराना चाहते हैं तो वो गलत है। हर किसी का सम्मान उसके लिए सर्वोपरि है, तो हमें कभी किसी को दूसरे को अपमानित करके अपना सम्मान नहीं कराना चाहिए। बालासुंदरम की घटना से मैं गिरमिटिया समाज से दिल चुका था। अब मुझे उनकी स्थिति का गहन अध्ययन करना पड़ा, क्योंकि उन पर कर लगाने का जो आंदोलन चला था उस हेतु यह अध्ययन आवश्यक था। वो क्या था, उन्होंने उन गिरमिटियों पर और भी गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन पर जो कर लगाने का आंदोलन चला था उन्हें मुक्ति दिलानी थी। सन 1894 में नेटाल की सरकार ने कानून का मसौदा तैयार किया, जिसमें गिरमिटिया हिंदुस्तानों पर हर 25 पौंड अर्थात 375 रुपए का कर लगाया गया। तो क्या था, जो गिरमिटिया हिंदुस्तान थे उन पर क्या था, 25 पौंड अर्थात 375 रुपए का कर लगाया गया। मैं यह पढ़कर दिग्भ्रम हो गया और इसे स्थानीय कांग्रेस के समक्ष रखा। कांग्रेस ने इस मामले में आंदोलन करने का प्रस्ताव पास किया।
कांग्रेस ने इस आंदोलन पर प्रस्ताव करने का प्रस्ताव पास किया। सन 1860 की बात है, जब नेटाल के लोगों को लगा कि वहां की जमीन में ईख की फसल बहुत अच्छी हो सकती है, तो उन्होंने मजदूरों की तलाश आरंभ की। वे जानते थे कि मजदूर न मिलने पर न ईख उगेगी और न चीनी बनेगी, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मजदूरों की तलाश की जाए, क्योंकि वो जानते थे अगर मजदूर नहीं मिलेंगे तो ना तो ईख मिलेगी और ना ही चीनी मिलेगी। नेटाल में रहने वाले हफ्सी यह मजदूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए नेटाल के गोरों ने भारत सरकार से बातचीत करके हिंदुस्तानी मजदूरों को नेटाल जाने की अनुमति मांगी। तो नेटाल में जो लोग हफ्सी लोग रह रहे थे वो इस काम को बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मजदूरी करना उनके बस की बात नहीं थी। इसीलिए इन्होंने हिंदुस्तानी सरकार से इजाज़त मांगी कि हिंदुस्तानी मजदूरों को नेटाल में भेजा जाए। उन्होंने इसकी सरकार से मांग की। उन्होंने हिंदुस्तानी मजदूरों को प्रलोभन दिया कि मजदूरी करने का बंधन 5 वर्ष तक रहेगा, तत्पश्चात उन्हें स्वतंत्र रीति से नेटाल में बसने की छूट रहेगी। उन्हें भूमि का स्वामी बनने का पूर्ण अधिकार भी दिया गया था। तो उन्होंने उन मजदूरों को क्या रोक दिया कि केवल 5 वर्ष तक उन्हें ऐसे मजदूरी वाला काम करना पड़ेगा, उसके बाद वो स्वतंत्र रीति से नेटाल में रह सकते हैं और वे अपनी भूमि का स्वामी बनने का भी उन्हें पूर्ण अधिकार था, यानी वो लोग वहां पर अपने स्वतंत्र घर बनाकर रह सकते हैं। उस समय वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी मजदूर अपने 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात जमीन को जोते और अपने परिश्रम का लाभ नेटाल को दे। तो क्या था कि वहाँ के लोग क्या चाहते थे, नेटाल के लोग, कि हिंदुस्तानी मजदूर जो है 5 वर्ष पूरे होने के पश्चात वहाँ की जमीनों को जोते, वहाँ पर रहने की जगह बनाए। इससे क्या था, नेटाल के लोगों को भी लाभ होता। हिंदुस्तानी श्रमिकों ने कठोर परिश्रम से आशा से अधिक लाभ दिया। तो क्या था, उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की और उनको उनकी आशा से भी ज्यादा लाभ दिया। खूब साग सब्जियां बोई, भारत की अनेक उत्तम तरकारियां पैदा की। तो भारत में जितनी भी भाजी तरकारी सब पैदा हुआ करती थी वो सब उन्होंने वहां पर नेटाल में भी बोई। उन्होंने नेटाल में पहले से उगने वाली साग सब्जियों की कीमत कम कर दी। उन्होंने इतनी संख्या में सब्जियां बोई कि वहाँ पर जो साग सब्जियां पहले से ही उगाई जा रही थी उनकी कीमत उन्होंने कम कर दी। उन्होंने आम लाकर लगाई, इसके साथ ही उन लोगों ने व्यापार भी आरंभ कर दिया। अब उन लोगों ने वहां पर अपने धीरे धीरे अपने व्यापार भी आरंभ कर दिए, अपना घर बनाने हेतु जमीन खरीदी। अब बहुत से मजदूर अच्छे जमींदार और मकान मालिक बन गए। तो क्या था कि उन्होंने धीरे धीरे वहां पर जमीन खरीदी, घर बनाए और अब बहुत से लोग वहां पर क्या थे, जमींदार और मकान मालिक बन रहे थे। मजदूरों से मकान मालिक बनने वालों के पीछे वहां स्वतंत्र व्यापारी भी आ गए और जब मजदूरों से लोग मकान मालिक बन गए तो उनके पीछे वहां पर धीरे धीरे व्यापारी भी आने लग गए। सेठ अबूबकर अहमद सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। वहां आकर उन्होंने अपना व्यापार खूब जमा लिया था। तो वहां आकर उन्होंने अपना व्यापार किया। ये सब देख बुरे व्यापारी हैरान थे। आरंभ में हिंदुस्तानी श्रमिकों का स्वागत करते समय उन्हें उनके कारोबार करने की शक्ति का कोई अनुमान न था। तो क्या था, जब उन्होंने शुरुआत में उनका स्वागत किया तो उन्हें इतना अनुमान नहीं था कि ये लोग अपना कारोबार वहां पर इस तरह से जमा देंगे और इतना अच्छे से यहाँ पर बस जाएंगे। तो अब क्या था, वो उन्हें देखकर क्या थे, क्रोधित होने लगे। धीरे धीरे गोरों को इस बात से में कोई ऐतराज नहीं था कि हिंदुस्तानी मजदूर किसान के रूप में स्वतंत्र रहे, पर व्यापार में वे उनकी प्रतिद्वंदिता नहीं रह सकते थे। तो क्या था, जो अंग्रेज लोग थे, गोरे लोग थे, उनको ये एतराज नहीं था कि हिंदुस्तानी लोग जो है किसान के रूप में वहाँ पर स्वतंत्र रहे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको। लेकिन अगर वो वहाँ पर व्यापार कर रहे थे तो ये चीज़ वो सह नहीं सके। इस बात से वे हिंदुस्तानियों के विरोध में हो गए। इसी विरोध में दूसरी चीज़ और मिल गई, हमारा अलग किस्म का रहन सहन, कम लाभ में भी संतुष्टि, हमारी सादगी, हर आंगन की स्वच्छता के प्रति हमारी लापरवाही, आरोग्य के नियमों के पालन में आलस्य, हमारे अनेक तथा अलग अलग धर्म, वस्तुतः ये सभी बातें विरोध को भड़काने वाली थी। तो ये सभी चीजें देखकर वो लोग क्या थे, हिंदुस्तानियों की इतनी सारी चीजें देखकर उन्हें क्या था, उनको क्रोध आने लगा और क्या थी, उनके अंदर विरोध की भावना जागने लगी। इस विरोध का प्रकटीकरण मताधिकारों को छीनने और गिर मिट्टियों पर कर लगाने के कानून के रूप में सामने आया। तो इस विरोध का कारण क्या बना, इस विरोध का कारण क्या हुआ कि उन्होंने गिरमिट्टियों पर कर लगाने का कानून शुरू कर दिया। कि उन्होंने सोचा कि अब इनसे कैसे विरोध किया जाए, कैसे लड़ा जाए, तो इसीलिए उन्होंने उन पर कर लगाने का कानून शुरू कर दिया। कानून के बाहर भी उन्हें कई प्रकार से तंग किया जा रहा था। तो
तो इस कानून के अलावा भी वो लोग उनको हर तरह से तंग कर रहे थे। इस दिशा में पहला सुझाव यह था कि गिरमिट पूर्ण होने के कुछ दिन पूर्व ही हिंदुस्तानी मजदूरों को जबरदस्ती वापस भेजा जाए, ताकि उनके इकरारनामे की अवधि हिंदुस्तान में पूरी हो। परंतु इस सुझाव को भारत सरकार स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी। तो क्या था कि इसका पहला सुझाव तो यही था कि जैसे ही गिरमिटियों का इकरारनामा पूरा हो जाए तो उनको भारत वापस भेजा जाए, लेकिन इस बात के भारत सरकार इसके पक्ष में नहीं थी। अब दूसरा सुझाव कुछ इस प्रकार था, तो इसीलिए उन्होंने दूसरा सुझाव निकाला। पहला, मजदूरी का इकरारनामा पूर्ण होते ही गिरमिटिया पुनः हिंदुस्तान लौट जाएं। तो सबसे पहला तो यही था कि जैसे ही उनका गिरमिटियों का इकरारनामा पूरा हो जाए तो उसके तुरंत बाद वो हिंदुस्तान वापस लौट आए, अथवा प्रत्येक दूसरे वर्ष नया गिरमिटिया लिखवाएं और ऐसे में हर बार उनके वेतन को बढ़ाया जाए। वो अब दूसरी कंडीशन उनकी क्या थी कि दूसरे वर्ष ही वो कोई नया गिरमिटिया लिखवाएं और क्या था, ऐसे में हर बार उनके वेतन को बढ़ाया जाए। यदि वह वापस नहीं लौटता तो मजदूर का नया इकरारनामा भी नहीं लिखता तो हर साल वह 25 पौंड का कर दे। तो अब उन्होंने क्या कहा, तीसरी कंडीशन उनकी क्या थी, यदि वो वापस नहीं लौटता और मजदूरी का नया इकरारनामा भी नहीं लिखता तो क्या था, हर साल वह 25 पौंड का कर देंगे। क्या है 25 पौंड का कर? उन्होंने इसका सारा कर जो था 375 रुपये कर उन्होंने उन पर लगा दिया। सर हेनरी बीन्स और मिस्टर मेसन का डेपुटेशन हिंदुस्तान इन सुझावों को स्वीकार करने हेतु भेजा गया। दिनों लॉर्ड एल्विन वाइसराय थे, उन्होंने 25 पौंड का कर अस्वीकृत कर दिया, परंतु हर हिंदुस्तानी से 3 पौंड का कर लेने की स्वीकृति दे दी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 25 पौंड का कर जो था वो तो अस्वीकृत कर दिया, रद्द कर दिया और हर हिंदुस्तानी से 3 पौंड का कर लेने की स्वीकृति दे दी। मुझे तब भी और आज भी लगता है कि यह वायसराय की बहुत बड़ी भूल थी। उन्हें आज तब भी लगता था और आज भी यही लगता है कि ये वायसराय की बहुत ही बड़ी भूल थी, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने हिंदुस्तान के हित विस्मृत ही कर दिए। तो उन्होंने ये बात हिंदुस्तान के हित में नहीं की थी। नेटाल के गोरों को ऐसी सुविधा देना ठीक नहीं था। तो उन गोरों को, नेटाल के गोरों को, अंग्रेजों को ऐसी सुविधा देना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। 3 वर्ष पश्चात यह गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानी की पत्नी से और उसके हर 16 वर्ष और उसकी अधिक उम्र के पुत्र और 13 वर्ष या उससे अधिक उम्र की पुत्री से भी लेना तय किया गया। तो इस तरह पति पत्नी और 2 बच्चे वाले परिवार से, जिसमें पति को अधिकाधिक 140 शिलिंग प्रति मास मिलते हो, 12 पौंड अर्थात 180 रुपये कर लेना बहुत बड़ा ही अत्याचार कहा जाएगा। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, पति पत्नी से, उनके जो भी बच्चे बड़े हो गए हैं, पुत्र पुत्री, सभी से ये कर लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो 12 पौंड अर्थात यानी अगर 4 लोगों के देखे जाए तो 3 पौंड एक का, तो यानी 12 पौंड टोटल 180 रुपये वो एक परिवार से दे रहे थे। तो 180 रुपये लेना बहुत ही बड़ा अत्याचार था, तो ये बहुत ही गलत था। संसार भर में ऐसे गरीब लोगों से इतना भारी कर नहीं लिया जाता था, तो गरीब लोगों से इतना कर लेना ये बहुत ही गलत था। इस कर का जमकर विरोध हुआ। यदि नेटाल इंडियन कांग्रेस चुप रहती तो शायद वायसराय 25 पौंड भी मंजूर कर लेते। तो क्या था, यदि नेटाल इंडियन कांग्रेस चुप रहती तो क्या था कि वायसराय शायद 25 पौंड भी मंजूर कर लेते। कांग्रेस के आंदोलन का ही परिणाम हो सकता है कि 25 पौंड के बदले 3 पौंड का कर तय हुआ, पर इस कल्पना में मेरी भूल भी हो सकती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस के आंदोलन का ही परिणाम था कि ये 25 पौंड के बदले 3 पौंड कर तय हुआ, लेकिन ये उनका अनुमान या फिर इनकी भूल भी हो सकती है। संभव है कि भारत सरकार ने 25 पौंड के कर को शुरू में ही अस्वीकार कर दिया और यह भी हो सकता है कि कांग्रेस के विरोध न करने पर भी वह 3 पौंड का कर ही मानती। तो क्या था कि कुछ भी हो सकता है, क्या पता कांग्रेस के विरोध ना करने पर भी वो उस कर को 3 पौंड ही मानती। बात कुछ भी हो, इसमें हिंदुस्तानियों का हित तो नहीं था। तो बात चाहे जो भी हो, इसमें हिंदुस्तानियों का हित नहीं था, क्योंकि एक परिवार से कम 12 पौंड जा रहे थे, ठीक है, और 180 रुपये का टैक्स देना उस समय की बहुत बड़ी बात थी। वायसराय को चाहिए था कि वे हिंदुस्तानियों के हित में ऐसा अमानवीय कर स्वीकार ही नहीं करते। तो क्या था, वायसराय को स्वयं उस समय पे क्या करना चाहिए था कि वो हिंदुस्तानियों के हित में इस
अमानवीय कर को स्वीकार उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये हिंदुस्तान के खिलाफ था, हिंदुस्तानी मजदूरों के खिलाफ था, जो उन्हें बेवजह इतना कर देना पड़ता था। अंततः जीत तो सच्चाई की ही हुई। हिंदुस्तानियों की तपस्या में सत्य जीवंत हुआ और इसके लिए अगाध श्रद्धा, असीम धैर्य, निरंतर कर्मठ रहने की जरूरत थी। यदि कौम पराजय स्वीकार कर लेती, कांग्रेस संघर्ष न करती और उस कर को अनिवार्य मानकर उसे स्वीकार कर लेती, तो वह कर आज तक गिरमिटिया हिंदुस्तानियों से वसूल होता रहता और इसका कलंक स्थानीय हिंदुस्तान को लगता। तो क्या था, आखिर में सत्य की जीत हुई और उस कर को कांग्रेस सरकार की वजह से हटाया गया और अंत में क्या था, उसे स्वीकार कर लिया गया। उनकी ये जीत स्वीकार हुई और गिरमिटिया हिंदुस्तानों से क्या है, वरना ही तो आज तक भी ये कर गिरमिटिया हिंदुस्तानों से वसूल होता रहता, जो कि स्थानीय भारत पर एक कलंक माना जाता। तो क्या था, ये मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग पर आधारित थी। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा थी। इसमें उन्होंने बताया कि गिरमिटिया हिंदुस्तानियों पर किस तरह से 25 पौंड का कर लगाया गया। तो उस समय में पहले ये जो था कर 3 पौंड स्वीकार किया गया, यानी एक परिवार से पूरे परिवार में, चाहे उनके बच्चे बड़े हो, पति पत्नी, सभी को ये कर देना होगा। तो परिवार में जितने भी सदस्य थे उनको ये कर देना पड़ता था। तो इस तरह से गिरमिटिया हिंदुस्तानी जो थे वो बहुत सारा कर, उस समय के हिसाब से बहुत सारा कर चुका रहे थे, जो कि एकदम गलत था। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने इस पर विरोध किया और अंत में इन्होंने सत्य के आधार पर इसको रद्द किया और क्या है, गिरमिटिया हिंदुस्तानों की विजय हुई। तो वरना आज तक भी वो इस कर को चुकाते रहते, आज तक भी वो इस कर को देते रहते और स्थानीय हिंदुस्तान पर यही कलंक लगता रहता। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा है कि हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और सत्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सत्य के लिए हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ हमारा ये खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।